आशा करता हूँ कि आपने अभी तक जितने भी पढ़ाए हुए वीडियो होंगे पिछले वाले आपने देख लिए होंगे, परंतु अभी तक रुकिएगा। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आज हम इस जो भी है लेक्चर में ड्यूरेशन में जो भी आपका 30 से 35 मिनट का होने वाला है, इसके अंतर्गत करेंगे क्या क्या करने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और क्या होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने के साथ साथ वो होंगे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले नंबर के क्वेश्चन में। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्वेश्चन किस प्रकार से कराऊंगा। आपको क्वेश्चन तो दिया होगा, जैसे इस यहाँ पास दिया हुआ है, परंतु उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि यहाँ है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। क्योंकि यदि मैं आपको इस प्रकार से कहूँ कि दिए गए 4 ऑप्शन हैं, ए नंबर का ये, इस प्रकार से मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है। तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए आपको डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा और आप अपने आंसर मिला भी लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले नंबर के क्वेश्चन में और बढ़ते हैं आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में बढ़ने के साथ जो भी है आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप देखिएगा। कह रहा है कि एक नंबर का क्वेश्चन, एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो एपीफाइट पौधे अन्य पौधों में यांत्रिक अवलंबन के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं आपके जो भी हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। और दूसरे नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, आप पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। तो क्या करते हैं हम? जीवित व मृत जानवर दोनों का हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और बॉटनी के अंतर्गत क्या करते हैं? बॉटनी में भी सेम टू सेम ऐसे ही आप आंसर देंगे। क्या देंगे? जैसे आपको डी नंबर में दिया गया है। तो यदि ऐसा पूछे कि बॉटनी के अंतर्गत किस किस के अध्ययन करते हैं, तो आप कह सकते हैं जीवित व मृत वनस्पति का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। और यदि जूलॉजी के लिए पूछे तो आप डायरेक्ट ये कहिएगा कि जीवित व मृत जानवरों के मध्य क्या होता है के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं समझ चुका हूँ कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। अब आते हैं आपके तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। और तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं, ठीक है। देखिए ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दर्शाया गया है कि पैलियो वनस्पति, इसको बोलते हैं पैलियो बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ आपको। दिए गए 4 ऑप्शन में जब पढ़ेंगे तो आपको एक डी नंबर का ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ना तो हम शैवाल का अध्ययन करते हैं, फफूंदी का अध्ययन करते हैं, जंतु जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैलियो बॉटनी के अंतर्गत हम उस किसी भी पौधे की मतलब टिश्यू टाइप कुछ भी ऐसी संरचना का अध्ययन करते हैं जो कि उससे आंतरिक संरचना से आधार पर होता है। बॉटनी से तो आप समझ चुके होंगे कि यदि हम करेंगे तो वनस्पति का ही अध्ययन काफ़ी हद तक, वो भी इस विशेष वनस्पति के अंतर्गत ही आएगी, ठीक है ना। तो चलिए आपका जो ऑप्शन वो आंसर होता है डी नंबर का होता है। 4 नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं और बताइए शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शुष्क वायु के लिए होते हैं तो उसको हम मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट। जीरोफाइट कहाँ पाए जाते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ये जितने भी हैं मरुस्थलीय प्रदेश जैसे कि थार, रेगिस्तान, ऐसे इस प्रकार की जगह में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो भैया कैक्टस है। कैक्टस यानी कि नागफनी। आपने अक्सर देखा होगा कि नागफनी जो होती है वो पत्ती की आकार की होती है। और किस स्थान में पाई जाती है? ये सदैव रेगिस्तान में पाई जाती है जहाँ वाटर की मात्रा बिल्कुल कम होती है। इसमें जो कांटे होते हैं, मैं आपसे पूछूं तो क्या बता सकते हो क्या कि वो जो कांटे होते हैं वो किसके रूपांतरण होते हैं? यस, आप बताएंगे कि कांटा जो होता है वो लीफ यानी कि पत्ती का रूपांतरण होता है। लीफ में पाए जाते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन करने की प्रक्रिया क्या करते हैं? इसको सफल बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें स्टोमेटा में क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है आप जानते हैं, आपने भली भांति 11-12 में पढ़ा होगा, या फिर 11-12 की यदि एनसीईआरटी ले लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको अभी ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको जैसे ये बताया गया कि मरुद्भिद शुष्क जलवायु के लिए भली भांति क्या हो, अनुकूलित पेड़ पौधे हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल आप जान चुके हैं कि इसका कैक्टस होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जलोद्भिद जो जल के लिए अनुकूलित हों, जलोद्भिद कहते हैं। जैसे बेलेसनेरिया, आप बेलेसनेरिया लोटस को भी मान सकते हो। लोटस जल में ही तो पाया जाता है, शांत जल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। चलिए 5 नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं और 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है उसको बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और फिर बताइएगा कि आपको ये कितने क्वेश्चन सही हुए और क्या है। देखिए अगर लिखा है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीन जगत में
मशीन जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो भैया इसको कहते हैं बायोनिक्स। बायोनिक्स के को हम क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं और 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यानपूर्वक समझते हैं और बताइएगा कि 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है विटीकल्चर जाना जाता है। विटीकल्चर किसके लिए जाना जाता है? ये तो ये जाना जाता है आपका अंगूर उत्पादन के लिए, हम विटीकल्चर को जानते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए अब आते हैं 7 नंबर के प्रश्न में। 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या कहते हैं? जेनेटिक, क्या करते हैं कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जानी जाती है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो भैया ये इसको यूजेनिक्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। यूजेनिक्स के नाम से हम विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक अभियांत्रिकी का क्या करते हैं? द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं? हम यूजेनिक्स कहते हैं। चलिए 8 नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं और 8 नंबर के प्रश्न में बताते हैं कि कीटो के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटो यानी कि इंसेक्ट के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? आप जानते हैं भली बाती और पढ़े भी हैं। ये कीटों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ये आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है, ये आपका एंटोमोलॉजी। अच्छा ये बताइए कि इंसेक्ट किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया है? जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत इंसेक्ट, सभी प्रकार के इंसेक्ट पाए जाते हैं। अब आप जानिए कि आर्थ्रोपोडा की स्पेशल बात क्या होती है। ये जो संघ है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का नाम कैसे पड़ता है? आर्थो माने ठीक है, आर्थो माने पैर, वो सॉरी आर्थो माने चार और पैर माने क्या होगा आपका? पोडा माने होता है पैर। जितने भी जानवर होंगे वो 4 पैर वाले होंगे। और देखिएगा एक स्पेशल पॉइंट, इनमें क्या पाई जाती है? इनकी स्कल में क्या पाई जाती है कि काइटिनियस बॉडी पाई जाती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले कि इंसेक्ट किस फाइलम में पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा के जंतु कितने होते हैं? 4 पैर वाले होते हैं। ये कोड ब्लेडेड होते हैं, प्लस इसमें क्या पाया जाता है? ये क्या होते हैं? इनमें इंसेक्ट पाए जाते हैं जिनकी बॉडी में काइटिनियस स्केलेटन होता है, ठीक है। तो आप जान चुके हैं होंगे अच्छे तरीके से 8 नंबर के प्रश्न को। अब बढ़ते हैं आपके 9 नंबर के प्रश्न में और 9 नंबर के प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से क्या कहा जा रहा है। 9 नंबर का प्रश्न बोल रहा है हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो भैया ये सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन करने के लिए हम हर्पेटोलॉजी ये शब्द युक्त करते हैं, ये यूज करते हैं। तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? सरीसृप का और उभयचरों का अध्ययन करते हैं। उभयचर क्या है भैया? सरीसृप क्या है? सरीसृप, सरी से आपको हटाना है, ठीक ना। स्रप से क्या अर्थ है? सांपों का अध्ययन है। और उभयचर से क्या अर्थ है? मेढक जो भी उभयचर है। तो इन प्रकार के जानवरों को जो जल में थल में रह सकते हैं, ठीक है ना। और सरीसृप तो थल में रह सकते हैं, कुछ जल में है। तो इनका अध्ययन हम हर्पेटोलॉजी से करते हैं। पक्षियों का अध्ययन आप ऑर्निथोलॉजी से करते हैं, ठीक है ना। तो आप जान चुके होंगे 9 नंबर के प्रश्न को। 9 नंबर के प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं आपके 10 नंबर के प्रश्न में। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपका जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो आप बता सकते हैं क्या? इसको हम जीव परिस्थितिकी कहते हैं। जीव परिस्थितिकी के अंतर्गत हम किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको 10 नंबर का प्रश्न भी बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके 11 नंबर के क्वेश्चन। और 11 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है? जीव विज्ञान नाम दिया था, किसने दिया था? आप बताओगे क्या? यस बताओगे। किसने दिया था? आपका लैमार्क नाम के वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द की नाम दिया था। अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आप जानते हैं कि डार्विन ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। डार्विन ने एक क्या दिया था? सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। और लिनियस साहब ने क्या दिया था? दो नाम पद्धति आप पढ़ चुके होंगे यदि 12th में रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए 12th नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया था? मिलर या डार्विन, खोराना या ओपेरिन? तो इसने क्या किया था? आपका ओपेरिन ने आपका क्या किया था? जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की थी। मिलर ने क्या किया था? मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। जब आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि मिलर का एक प्रोजेक्ट था जिसमें उसने एक सुराही टाइप में कुछ वो किया था और उसने बताया था कि जो हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई है, जीवन के उत्पत्ति से पहले सबसे पहले जीव क्या थे उनको उसने खोजा था, ठीक है ना। और डार्विन ने तो आप जानते हैं कि, और खुराना जो है हमारे वो हैं, इनका पूरा नाम है हरगोविंद खुराना। तो इन्होंने क्या किया था? आर्टिफिशियल रूप से इन्होंने डीएनए की संरचना का निर्माण किया था और इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज किया था। इनको और क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है।
चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, और 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, तो इसको जेरोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। अभी पूछ रहा है कीट संवर्धन, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि कराने का विज्ञान है, तो उसको हम क्या करते हैं? कीट संवर्धन कहते हैं। जंतुओं के अध्ययन करने का, तो जिसको हम जूलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन करने का, तो आप पढ़ लीजिएगा। कीटों का अध्ययन का अभी हमने पढ़ा था, एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, पहले हम पढ़ा था ना। अब आते हैं आपके 15 नंबर के क्वेश्चन में। 15 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है कि चमगादड़ 1 नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पास, और 2 नंबर मधुमक्खी, तीसरा नंबर क्या दिया है? पक्षी। उपयुक्त में से कौन से परागणकारी हैं? तो एक बात याद रखिएगा, आपको नहीं मालूम होगा जो जूलॉजी साइड से नहीं होंगे, या फिर जंतु विज्ञान मान के चलिए बायोलॉजी जिसने नहीं ली रखी थी 12th में 11th में, आपके 12th में जो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके में आपका पॉलिनेशन का एक टॉपिक दिया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार से पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से कैरियर हो सकते हैं। पहला तो वायु है, फिर कीट हैं, चमगादड़ है, पक्षी हैं, मधुमक्खी हैं, आदि से, और चींटी, ठीक है ना, आदि से क्या होता है, एक ये परागण करने में सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जितने भी ये दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, आपके ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका डी नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन में। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए कि समुद्री गाय, जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा समुद्र घोड़ा, समुद्री सिंह, उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? तो आप बता सकते हैं कि यस, पहला और तीसरा, यानी कि क्या समुद्री गाय और समुद्री सिंह क्या है? ये स्तनधारी हैं। स्तनधारी में क्या प्रवृत्ति होती है, आप बता दीजिए। स्तनधारी उन जंतुओं को कहते हैं जिनमें क्या पाई जाती है? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के साथ साथ ये क्या कर सकते हैं? नव जरायुज, नव शिशु, नव जीवन को उत्पत्ति कर सकते हैं, मतलब ये होते हैं बीबी पेरस, ठीक है ना। ये किसी भी बच्चे को जन्म देते हैं, और ओविपेरस क्या होते हैं? जन्म देने के फलस्वरूप वो अंडे के रूप में देते हैं, मतलब उनका पूर्ण विकास शरीर के अंदर नहीं होता ओविपेरस में, ठीक है। और जबकि बीबी पेरस में पूर्ण विकास शरीर के अंदर होता है, डायरेक्ट एक नवजात शिशु को निकाला जाता है, ठीक है। तो आप जान चुके हैं 16 नंबर के क्वेश्चन को। 16 नंबर के क्वेश्चन के बाद आता है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, और 17 नंबर के क्वेश्चन में फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि चमगादड़ पहला नंबर, दूसरा भालू, तीसरा कृंतक, उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जाता है या जा सकता है? तो आपका सी नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तीनों में हम क्या कर सकते हैं? शीत निष्क्रियता का परिघटना का परीक्षण कर सकते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, और 18 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं किस प्रकार से क्या कहा गया है। कहा गया है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कहते हैं? पहला नंबर का कथन पढ़िएगा, फीताक्रमी उभयलिंगी है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल किन्हें कहते हैं? जिनमें दोनों प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो, ठीक है। गोलाक्रमी यानी कि राउंड वर्म में अलग अलग लिंग होते हैं, तो इनको क्या कह दिया जाएगा? अलग अलग लिंग होंगे, तो इनको बोल दिया जाता है यूनिसेक्सुअल। और फिर फाइलेरिया सूत्रक्रमी होता है, ठीक है। ये तीसरे नंबर का आपका स्टेटमेंट दिया गया है, और चौथा नंबर का दिया गया है गिनी क्रमी एनेलिड हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो आप बता सकते हैं क्या? आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट है पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं कि फीताक्रमी उभयलिंगी होते हैं, और राउंड वर्म यानी कि गोलाक्रमी क्या होते हैं? अलग अलग लिंग या फिर यूनिसेक्सुअल होते हैं। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये समझ चुके होंगे, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके 19 नंबर के क्वेश्चन में, और आज के इस अध्याय में हम 20 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन ही करेंगे। फिर उसके बाद आप बताइए कमेंट में कि क्या आपको सही आ रहा है, समझ आ रहा है, तो ज़रूर मैं बनाऊंगा आगे की वीडियो। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में क्या बोला गया है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? आपको ये पूछा गया है, पहला नंबर का स्टेटमेंट दिया गया है, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं ड्यूगोंग की। तो पहला क्या दिया गया है स्टेटमेंट? आपका दिया गया है यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। फिर दिया गया है दूसरा स्टेटमेंट, यह भारत में पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तीसरे नंबर में दिया गया है इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट यानी कि 1 के अधीन विधि का संरक्षण दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप बताएंगे कि आपका सी नंबर जो होगा करेक्ट हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 3 क्या है? बिल्कुल करेक्ट हैं, जो इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं ड्यूगोंग के बारे में, ठीक है। आप आइए 20 नंबर के और लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो आप एक बात याद रखिएगा,
सबसे पहले सी नंबर को ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि क्या यही करेक्ट होगा। यस, गंगा की डॉल्फिन को हम भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी मानते हैं। क्यों मानते हैं, अब आप ऑप्शन एनालिसिस करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पा जाएंगे कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया था। गंगा जो कि भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है, ठीक है। तो भारत में कौन सी नदी पाई जाएगी, गंगा। तो इस प्रश्न का जवाब होगा कि गंगा में जो भी मछली पाई जाती है डॉल्फिन नाम की, उसको हम भारतीय राष्ट्रीय जलीय प्राणी कहते हैं। तो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट तरीके से समझ आ चुका होगा, ठीक है। 21 नंबर के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीव के वर्ग यानी कि क्लास का नहीं है, ठीक है। तो आपका देखना है जो कि आपका ये क्या दिया गया है, आपका केकड़ा जो दिया गया है, ये आपका इन तीनों दिए गए ऑप्शन के वर्ग यानी कि क्लास, जिस भी क्लास के ये तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, जिसमें दिया गया है बी नंबर में बरूथी, सी नंबर में बिच्छू और डी नंबर में मकड़ी। तो ये एक ही वर्ग के हैं और ये किस वर्ग के हैं आप जानते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो वर्ग इनकी सेम है, परंतु जो केकड़ा की वर्ग है क्लास है ये डिफरेंट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर के क्वेश्चन को आप देख चुके हैं। तो 22 नंबर के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं आज, यदि आपका मन है तो। क्या है कि पांडा भी उसी कल का कुल का है जिसका की है। अब आप यार ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पांडा भी उस कुल का है, किसका, ये जो भी कुल का होगा आपको बिल्कुल करेक्ट तरीके से मालूम है कि यह पांडा सिर्फ और सिर्फ भालू के तरीके का दिखता है, तो यह भालू के कुल का होगा। तो आप ये बात याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन अभी तक 20 के 20 क्वेश्चन कराए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आपने देखा होगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक के जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं 20 के 20 आपको बिल्कुल करेक्ट तरीके से समझ आए होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो के अंत करते हैं और हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि किस प्रकार से क्या करना है। यदि आप जानते हैं कि ये वीडियो बनाया गया है तो आपके लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी एक उत्साह बढ़ता है और हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं ना कि यदि कोई भी काम करते हैं, यदि आपको कोई क्या करता है, उत्साहित करने वाला है, एक्साइटेड करने वाला है, तो क्या होगा, आप उस कार्य को करने में और आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो आप उसी प्रकार से हमारे लिए कैटलिस्ट का काम कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य लोग भी देख सकें, उनको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बढ़ते हैं आपको और अलविदा कहते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।